हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और वो जैसे हम देख रहे हैं कि स्कूलिंग से ही इंग्लिश पेपर में जरूर ही क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन पे एक आता है। तो एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन एक टेक्स्ट या पैसेज होता है जिसके थ्रू ऑथर या राइटर अपनी कोई आइडिया एक्सप्रेस करता है। इसमें एक पैसेज दिया गया होता है, जो उस पैसेज को पढ़ के हम क्वेश्चंस होते हैं जिनको आंसर करना होता है। नाउ स्कूल के कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कॉम्प्रिहेंशन, जिस तरह का हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपेयर कर रहे हैं उस तरह से ही वो कॉम्प्रिहेंशन उस हिसाब से ही अलग अलग डिफरेंट होते हैं। अगर हम बैंकिंग के कॉम्प्रिहेंशन देखें तो दे आर बेस्ड मोर ऑन बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस, थोड़े बड़े होते हैं, उन पे क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं। एसएससी, सीजीएल या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पैसेज की लेंथ भी कम होती है और कम होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पैसेज इज आल्सो लेस। नाउ हम आज देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशंस एक्चुअली होते क्या है, उससे हम हमारे एग्जाम्स का वो क्यों एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट हेल्प्स टू डेवलप अवर कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट आर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स? जब हम किसी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ अपेयर होके पास होंगे अच्छे से, उसमें अगले राउंड्स भी अगर हम क्लियर करते हैं, हम एक पोजीशन पे अपॉइंट होंगे। जब हम उस पोजीशन पे जाएंगे, वी विल हैव लॉट ऑफ डेटा अराउंड अस। डिपेंडिंग ऑन द पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन आवर पोजीशन, हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन होगी। उसमें से हमने अपना जरूर करके अपना काम करना है। सो important or useful information from a pool of information and using it for your own purpose, for the purpose of your work, इसको कहते हैं। जैसे हमारे आसपास there is a pool of knowledge, but उसमें से हम रिट्रीव वही करते हैं जिसकी हमें एक्चुअली जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी एग्जाम की कोचिंग लेनी है, सपोज हम बैंक एग्जाम सोच रहे हैं कि हम अपियर होंगे या अटेम्प्ट करेंगे, तब आज सडनली ऐसे नहीं है, हमें आसपास ऐसे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना शुरू करता है। हमें उस तरह की कोचिंग क्लासेस, उस तरह के कुछ पैम्पलेट्स अगर हमारे पास होते हैं तो ब्रेन इमीडिएटली गेट्स अलर्ट एंड हमारी अवेयरनेस जो इतनी होती है, उसमें हमने शायद रोज इंस्टीट्यूट देखा होता है या रोज ही ऐसे पैम्पलेट्स हमने न्यूज़पेपर में देखते हैं, बट जब हमने ऐसे कुछ एग्जाम अपेयर करना होता है तो हमारे माइंड अलग इस सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। सो दिस आर कॉम्प्रिहेंशन किसी में होती है, बट प्रैक्टिसिंग try to enhance these skills and harness these skills। जैसे कि हमें पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेन चैलेंज इज स्पीड। अगर हमारी स्पीड अच्छी है देन वी कैन क्रैक दिस एग्जाम। सो इसके लिए स्पीड बढ़ाने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होगी। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आवर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स विल आल्सो ग्रो। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हमारी एग्जाम में काम नहीं आएगी, बट दे विल हेल्प अस throughout our life. Now this is a skill that is learned over time or that is acquired over time. ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। It requires the reader to be able to read fluently, stay focused and think critically about the book or text in question. Unfortunately, many students struggle comprehending text. Some cannot discern the main ideas from the details, while others have a hard time understanding what the text is even talking about. Now, जिनको रीडिंग की, उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन करना इज नॉट अ चैलेंज, बिकॉज रीडिंग अगर आपकी हैबिट है रीडिंग की, तो कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज नहीं करेगा। दैट यू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्रोच अ कॉम्प्रिहेंशन। बट जिनको रीडिंग की बिल्कुल भी आदत ना हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। कभी कभी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऑथर ने अगर ये लिखा है टेक्स्ट तो इसके पीछे उसकी क्या आइडिया है, व्हाट इज इट ट्राइंग टू एक्सप्रेस,
या कभी कभी स्टूडेंट्स को उसमें से जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है क्वेश्चंस में पूछे गए, जैसे जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं उसमें वो उनको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना इज अ बिग टास्क. सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए जरूरी है कि हम पढ़े. वी शुड रीड अ लॉट. ये रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग भी हो सकती है, या एनी बुक ऑफ योर चॉइस और एनी मैगजीन ऑफ योर चॉइस, एनी जर्नल ऑफ योर चॉइस. सो रीडिंग ऑलवेज हेल्प्स. It helps you to stay updated and also improve your comprehensive skills. Now ये comprehensive skills जैसे मैंने पहले कहा सिर्फ competitive exams के लिए या किसी एक particular exam के लिए ही जरूरी नहीं है. It will help you throughout your life. Now how do we attempt a comprehension? सबसे फर्स्ट स्टेप में अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही देती हूँ कि you should always carry a pencil, a sharp pencil for your competitive exams. अभी क्यों चाहिए हमें? सपोज हमारा ऑनलाइन पेपर है तो इसमें क्या होता है कि पैसेज की लेंथ काफी होती है और वो हमें स्क्रॉल भी करना पड़ता है कभी कभी. जब पैसेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो और पूरे स्क्रीन उससे भर गई हो तो उसमें हमारी पेंसिल विल ऑल टू कीप द फोकस. हम हमेशा पेंसिल हाथ में रह के उसके साथ अंडरलाइन करते हो, नॉट फिजिकली अंडरलाइनिंग बिकॉज ऑनलाइन पेपर में पॉसिबल नहीं है, बट देन इट विल हेल्प यू टू स्टे फोकस कर रहे हो उसमें. इट विल ऑलवेज हेल्प यू. सेकेंड स्टेप इज रीड द पैसेज एट अ ग्लांस. जब पैसेज आपके सामने होता है ऐसे नहीं कि पहले ही इसमें आप उसको डिटेल में पढ़ना शुरू करो, नहीं. फर्स्ट टाइम ग्लांस द पैसेज, एक बस ग्लांस देना है हमने, क्विक लुक जिसको कहते हैं, जस्ट टू नो कि व्हाट इज पैसेज अबाउट. एक बस क्विक आइडिया लेने के लिए कि पैसेज एक्चुअली उसके थ्रू ऑथर क्या बताना चाहता, आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है. नेक्स्ट स्टेप वुड बी रीडिंग द क्वेश्चंस. ओनली रीडिंग द क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग द ऑप्शंस. वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम रीडिंग द ऑप्शंस दिस टाइम. सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पढ़ो और समझो. When you are done with reading the questions, try to memorize these questions. ये क्वेश्चंस हमने याद क्यों रखने हैं? ताकि जब हम देंगे तब नो कि हमें एक्चुअली इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है. बिकॉज पैसेज इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें से कुछ यूजफुल है हमारे लिए, कुछ यूजफुल नहीं है. यूजफुल वही इंफॉर्मेशन है जिसपे क्वेश्चंस बेस्ड है, तो यही हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है. तो क्वेश्चंस हमें पता होने जरूरी है कि एक्चुअली हमने पैसेज में ढूंढना क्या है. Now we go back to the passage. Keeping in mind the questions, now read the passage carefully. Read the passage not only to find answers to the question, but to understand the idea of the text. Actually, author क्या बताना चाहता है? What exactly the author wants to express through the text. जब किसी ने वो राइट अप लिखा है तो कुछ अपने माइंड में रख के लिखा है कि कुछ वो एक्सप्रेस करना चाहता है. सम आइडिया, सम न्यूज, कुछ तो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, उसके पीछे वो इंटेंशन में पता होनी बहुत जरूरी है. वंस यू आर डन विद द पैसेज, देन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग द पैसेज अगेन एंड अगेन. स्टूडेंट्स की ये बहुत आदत होती है कि पैसेज वो एक बार में ठीक से पढ़ते नहीं है, एंड व्हेन दे स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन दे कैन गो कीप ऑन again and again, which is a very bad practice. The right practice is when you are reading the passage for the second time, read it in detail. अच्छे से carefully read करना है, keeping in mind the questions, the information which we are going to retrieve or extract from the passage. For vocabulary based questions, try to find out the synonyms or antonyms according to the sense of the passage and find out the options which best suit to the idea expressed in the passage. Now बहुत बार ऐसे होता है जो वर्ड्स के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे गए होते हैं ये पैसेज में पहले से बोल्ड में दिए गए होते हैं. तो जब हम ये पैसेज पढ़ते हैं, अगर ये वर्ड है ये किस सेंस में इस पैसेज में यूज किया गया है. Many a times you find that the word जो बोल्ड में दिया गया होता है उसका डिक्शनरी मीनिंग कुछ और ही होता है और शायद वो ऑप्शंस में ना भी हो. वो डिक्शनरी मीनिंग जो हमें पता है या जो उसको सिनोनिम हमें पता है होता, ऑप्शंस में क्या
होता है जिस तरह से वो वर्ड और ने अपने पैसेज में जिस so you need to understand in which context this word has been used in the passage. For your ease, this word is always shown in bold, ताकि आपको पता लगता है कि इस वर्ड का आगे जाके सिनोनियम या एंटोनियम पूछा गया है क्वेश्चन में. So this you need to keep in your mind. Now screen पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं. Let us read the example like I told you at a glance. जल्दी जल्दी पढ़ना है. इसके पीछे क्या आइडिया है ऑथर का. True, it is the function of the army to maintain law and order in abnormal times, but in normal times there is another force that compels citizens to obey the laws and to act with due regard to the rights of others. Now, as I told you, pencil हमारे हाथ में and follow the line. The force also protects the lives and the properties of law-abiding men. Laws are made to secure the personal safety of its subjects and to prevent murder and crimes of men. They are made to secure the property of the citizens against theft and damage, to protect the rights of the communities and castes to carry out their customs and ceremonies, so long as they do not conflict with the rights of others. Now the good citizen of his own free will obey these laws, and he takes care of that everything he does is done with due regard to the rights and well-being of others, but the bad citizen is only restrained from breaking these laws by fear of the consequence of his actions, and the necessary steps to compel the bad citizen to act as a good citizen are taken by this force. The supreme control of law and order in a state is in the hands of a minister who is responsible to the state assembly and acts through the inspector general of police. So now I understand what is the basic idea of the passage. Something to do with law and order, something to do with the state, something to do with the minister, state assembly, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. सो आई कम टू नो कि क्या आइडिया है पैसेज का. समथिंग रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर. ओके, नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप आई गो टू द क्वेश्चंस. I read the questions without reading the options. The expression customs and ceremonies means. Okay, so now first thing I need to find out in the passages ki customs and ceremonies, what do they mean according to the passage. Now customs and ceremonies मुझे भी पता है क्या होता है, आपको भी पता है, but in what this phrase has been used in the passage वो हमने देखना जरूरी है. Next, what I have to find out in the passage, a suitable title for the passage would be. Okay, so I have to now read the passage to find out what should be the suitable title of the passage. Which of the following is not implicit in the passage? Now, so I fast. Law protects those who respect it. Law ensures people's religious and social rights. Criminal is deterred from committing crimes. The forces of law form irresponsible citizens into responsible ones. Okay. Fourth, according to the writer, which one of the following is not the responsibility of the police? Now, again keep in mind what you need to find out in the passage. What is following is not the responsibility of police. ही है ये भी क्वेश्चन. Which of the following reflects the main thrust of the passage? Passage किस पे stress कर रहा है? I need to read this idea. It deals with the importance of the army in maintaining law and order. It highlights the role of the police as superior to that of the army. It discusses the roles of the army and the police in different circumstances. It points to the responsibility of the minister and the inspector general of police. Now again the idea behind the passage becomes clearer. आर्मी एंड पुलिस के रोल्स कुछ डिस्कस किए गए हैं. कहाँ पे कौन क्या एनफोर्स कर सकता है ये भी मुझे पता लग रहा है पैसेज के थ्रू. सो नाउ आई विल कीप दिस इज आल्सो इन माय माइंड. नेक्स्ट, दे आर मेड टू सिक्योर डाई प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज. मींस दैट द लॉ, ये अभी हमने फाइंड करना है कि क्या हमने ढूंढना है पैसेज में. Out of the following, which one has the opposite meaning to the word restrained in the passage? Now, restrained का जो मतलब हमें पता है, उसके ऑप्शंस शायद इसमें एंटोनियम जो हमें पता है, restrained मतलब होता है कंट्रोल करना,
इसका passage में according to the sense in which this word has been used in the passage. Which one of the following statement is implied in the passage? Peaceful citizens seldom violate the law, but bad citizens have to be restrained. Criminals who flout the law are seldom brought to book. The police hardly succeed in converting bad citizens to good citizens. The police check the citizens whether they are good or bad from violence. Now, generally ऐसे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में हमने सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, ऑप्शंस नहीं पढ़ने. इस केस में मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स बेस्ड है. स्टेटमेंट सही है, इसका क्या मतलब है, इम्प्लाइड मीनिंग्स, व्हाट डू दे सजेस्ट इन द पैसेज, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू ग्लांस ऑन द ऑप्शंस आल्सो. Next, which of the following statements expresses most accurately the idea contained in the first sentence? First sentence में idea क्या content? Now I have to read the first sentence very very carefully so that I would be able to answer the 9th question. The last question. The last sentence of the passage implies it. So now in the passage, what the first sentence implies, what the last sentence implies. Now as I told you, we again go back to the passage, and now this time we read it very very carefully. True, it is the function of the army to maintain law and order in abnormal times. But in normal times, there is another force that compels citizens to obey the laws and to act with due regard to the rights of others. The force also protects the lives and the properties of law-abiding men. Laws are made to secure the personal safety of its subjects and to prevent murder and crimes of violence. They are made to secure the property of the citizens against theft and damage, to protect the rights of communities and castes to carry out their customs and ceremonies. As we remember, customs and ceremonies पे भी एक question है. So what does it imply in the passage? So long as they do not conflict with the rights of others. Now the good citizen of his own free will obey these laws, and he takes care that everything he does is done with due regard to the rights and well-being of others. But the bad citizen is only restrained from breaking his laws by fear of the consequence of his actions. But the bad citizen is only restrained from breaking his laws by fear of the consequence of his actions, and the necessary steps to compel the bad citizen to act as a good citizen are taken by this force. Now till now in the passage, this force is not made clear कि force क्या है. We are not able to understand. The supreme control of law and order in a state is in the hands of a minister who is responsible to the state assembly and acts through the Inspector General of Police. Now we understand that the force which was referred to in this passage is the police force. So दूसरे बार केयरफुल रीडिंग पे हमें पता लगता है कि आर्मी एंड पुलिस के बीच में कंपैरिजन है. आर्मी को तब भी यूज किया जाता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर when the time is abnormal या कुछ डिजास्टर टाइप मैनेजमेंट में हम आर्मी का यूज करते हैं या किसी इमरजेंसी में. बट अदरवाइज द फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इज द पुलिस. सो दिस इज द आइडिया वी आर गेटिंग, एंड द ऑथर इज कंपेयरिंग बिटवीन द पुलिस फोर्स एंड द आर्मी. So this becomes clear in the last sentence of the passage. Now we again go back to the questions and now attempt them. What is the first question? The expression customs and ceremonies means. Does it mean fairs and festivals? No. Does it mean habits and traditions? No. Does it mean usual practice and religious rites? Yes. It means usual practices and religious rites. Does it mean superstitions and formalities? No. So our right answer is answer C. Now we'll see question number 2. A suitable title for the passage would be the function of the army? No. Army was mentioned only in the first few sentences. Laws and the people's right? Maybe. The fear of the law and citizens' insecurity?
No, no, this is not clear in the passage. The functions of the police, yes, because throughout the police has been referred to as the force, and the entire passage has discussed about the functions of this force. So, answer D is our correct answer. Now we move to the next question. Which of the following is not implied in the passage? इसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट हैज नॉट बीन एम्फसाइज्ड और इम्प्लाइड इन द पैसेज? पैसेज में इसमें से कौन सा सेंटेंस नहीं मीन करती? लॉ प्रोटेक्ट्स दोज हु रिस्पेक्ट इट. लॉ एंश्योर्स पीपल्स रिलीजियस एंड सोशल राइट्स एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली. A criminal is deterred from committing crimes only for fear of the law. The forces of law help to transform irresponsible citizens into responsible ones. Now हमने वो एक ऐसे स्टेटमेंट ढूंढनी है इन चारों ऑप्शंस में जो पैसेज में जिसका कोई जिक्र ना किया गया हो या जिसके बारे में कोई बात ना हुई हो. सो ऐसी एक ही स्टेटमेंट है एंड दैट इज स्टेटमेंट बी. लॉ एंश्योर्स पीपल्स रिलीजियस एंड सोशल राइट्स एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली. नाउ ये जरूर लिखा गया है कि पीपल के रिलीजियस एंड सोशल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बट एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली वाज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज. सो ए वाज implied in the passage, C was implied in the passage, D was implied, B was partially implied. So the best possible option here is answer B. Now the next question. According to the writer, which one of the following is not the responsibility of the police? पुलिस की क्या responsibility नहीं है according to the passage? To protect the privileges of all citizens, to check violent activities of citizens, to ensure peace among citizens by safeguarding individual rights, to maintain peace during extraordinary circumstances. Now, अगर हमने पैसेज अब ठीक से पढ़ा है तो हमने जो फोर्स करके जो वर्ड यूज किया गया था पैसेज में, दैट इज वाज फॉर द पुलिस. नाउ ये तो हमने पैसेज में पढ़ा कि इट प्रोटेक्ट्स द प्रिविलेजेस ऑफ ऑल सिटीजंस, इट चेक्स द वायलेंट एक्टिविटीज ऑफ द सिटीजंस, it ensures peace among citizens by safeguarding individual rights. But ऐसे कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि it maintains peace during extraordinary circumstances. Now this extraordinary circumstances was something which was not mentioned कि ये फोर्स की या पुलिस फोर्स की responsibility है. So option number D is the best possible option and thus is our answer. Now the next question, question number 5. Which of the following reflects the main thrust of the passage? Passage किस पे stress कर रहा है ये हमने देखना है. It deals with the importance of the army in maintaining law and order. Okay. It highlights role of the police as superior to that of the army. Was it mentioned that police force is superior to the army? No, it was not mentioned. So this cannot be our answer. It discusses the roles of the army and the police in different circumstances. Yes. Throughout the passage, the author has been comparing the roles of army and the police. In the first few sentences, it was mentioned that the role of the army, and then the complete passage only stressed on the role of the police force. Okay, so this seems to be a closer option. Next is it points out the responsibility of the minister and the inspector general of police. Not as such, this line was the last line of the passage and इसके बारे में पूरे पैसेज में as such कोई thrust नहीं था, इस पे कोई stress नहीं था. So our closest option is option number C, which is also our answer. So answer to question number 5 is option number C, which is the closest possible option. Now we'll see the next question. They are made to secure the property of citizens against theft and damage. Means that the law helps in recovering the stolen property of the citizens. Now we come to question number 6. The statement is they are made to secure the property of citizens against theft and damage. Means that the law they are made to secure. अब दे किसी को रेफरेंस है
and according to the passage, this references to the force, the police force, to secure the property of citizens against theft and damage. Means that the law helps in recovering the stolen property of the citizens. ऐसे कुछ mentioned है? Not as such. Assist the citizens whose property has been stolen or destroyed. ये जरूर लिखा है कि उनके प्रॉपर्टी का सेफगार्ड करते हैं, बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर में नहीं मेंशन्ड है. Initiate process against offenders of law. Nothing as such was mentioned in the passage. Safeguard people's possessions against being stolen or lost. This was of course mentioned in the passage कि कुछ theft हो जाता है या loss of property या loss of possessions में वो जरूर उनको हेल्प करते हैं, सिक्योर करने में हेल्प करते हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट थेफ्ट एंड डैमेज. सो ऑप्शन नंबर डी seems to be the closest option to question number 6. So this is your answer. Now we come to the next question number 7. Out of the following, which one has the opposite meaning to the word restrained in the passage? Opposite, हमने एंटोनियम ढूंढना. अब restrained का मतलब सिनोनिम होता है कंट्रोल. Now according to the passage, हमने देखना है according to the passage वो किस सेंस में यूज हुआ है. Promoted, नहीं. Accelerated, okay, maybe. Intruded या inhibited. अब we have to find out the antonym. So antonym के लिए restrain जहाँ पे यूज हुआ है वो restrain actually decelerate करने के लिए यूज हुआ था passage में. It meant deceleration in the passage. So उसका antonym in the sense in which it was used in the passage, it should be accelerated. So option number B is the closest possible option to the question number 7. Restraint का antonym. So answer option B is our answer. Question number 8. Which one of the following statement is implied in the passage? इसमें से कौन से स्टेटमेंट हैज बीन इम्प्लाइड, मतलब इसका मीनिंग सेम है एज द मीनिंग इम्प्लाइड इन द पैसेज जो ऑथर एक्सप्रेस करना चाहता है. पीसफुल सिटीजंस सेल्डम वायलेट द लॉ बट बैड सिटीजंस हैव टू बी रिस्ट्रेन्ड बाय द पुलिस. ऐसे कुछ मेंशन था बट नॉट एग्जैक्टली. क्रिमिनल्स हु फ्लाउट द लॉ सेल्डम ब्रॉट टू बुक, नॉट एग्जैक्टली ऐसे कुछ मेंशन. The police hardly succeed in converting bad citizens into good citizens. It was mentioned that it is through their process they try to convert the bad citizens into good citizens, but succeed या fail ऐसे कुछ mention नहीं था. The police check the citizens whether they are good or bad from violating the law. This still seems to be a closer option. This was still implied in the passage. ऐसा ही कुछ passage का भी implication है. So option number D being the closest to the question to the statement which was implied in the passage, this is our answer. Question number 9. Which of the following statements expresses most accurately the idea contained in the first sentence? हमने पहले भी देखा था कि फर्स्ट सेंटेंस का हमने आइडिया कंटेन्ड इन दैट फर्स्ट सेंटेंस पढ़ना था, हमने ये इसका पता करना था पैसेज में पढ़ते हुए. अब क्या था उसका आंसर? इट इज द जॉब ऑफ द आर्मी टू एंश्योर इंटरनल पीस एट ऑल टाइम्स. वाज इट मेंशन्ड? एक्चुअली इट वाज मेंशन्ड दैट इन डिफिकल्ट टाइम्स आर्मी इज यूज्ड टू एनफोर्स लॉ एंड ऑर्डर और पीस, बट ऐसे एज सच कुछ मेंशन नहीं था कि जॉब ऑफ द आर्मी टू एंश्योर इंटरनल पीस एट ऑल टाइम्स. एज वी ऑल नो आर्मी उनकी फर्स्ट ड्यूटी इज टू protect our borders and in difficult times they are roped in to help our internal forces. But ऐसे कुछ passage में mention नहीं था, first line में ऐसे कुछ mention नहीं था. It is the police that should always enforce law and order in the country. ऐसे भी नहीं लिखा था कि it is the police जो हमेशा responsible है to enforce law and order in the country. Army and the police ensure people's security through combined operations. Was it mentioned about their combined operations or combined responsibility? Nothing as such was mentioned in the passage. Now we come to the last option. It is an exceptional circumstances that the army has to ensure peace in the country. This was what was mentioned in the passage.
कि आर्मी को तब भी लाया जाता है सीन में फॉर इंटरनल पीस और लॉ एंड ऑर्डर जब इंटरनल फोर्सेस की पावर कम पड़ती है या हम ऐसे कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि इंटरनल फोर्स अकेले उसको मैनेज नहीं कर पाते, तब भी आर्मी को बुलाया जाता है. सो ऑप्शन नंबर डी seems to be the closest as the answer to question number 9. So that is our answer. Now we come to the last question. The last sentence of the passage implies that the Inspector General of Police is the sole authority in matters of law and order. Was it presented this way in the passage कि Inspector General of Police is sole authority? No, nothing as such was mentioned in the passage. In every state, maintenance of public peace is under the overall control of the responsible minister. Maybe. A minister and a responsible state assembly exercise direct authority in matters pertaining to law and order. The Inspector General of Police is responsible to the state assembly for. The Inspector General of Police is not responsible to the state. This is a wrong statement. Then a minister and a responsible state assembly exercise direct authority. Exercise direct authority is also not correct. The Inspector General of Police is the sole authority. ऐसे भी कुछ मेंशन नहीं है पैसेज में. So we are left with option number B, which says in every state maintenance of public peace is under the overall control of the responsible minister. Which according to the last line of the passage, जिसमें actually reveal होता है कि ये फोर्स किस फोर्स के बारे में बात हो रही है, the police force, ये रिवील होता है. उसमें जरूर ये मेंशन था कि in every state maintenance of public peace is under the overall control of the responsible minister. So students, this was how a comprehension is attempted. ऐसे ही comprehension को attempt किया जाता है. इसमें हमने इस सेशन में देखा कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन को हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसे करना है ताकि हमारी स्पीड बढ़े, हमारी कॉन्फिडेंस बढ़े. जब भी कॉम्प्रिहेंशन हमारे साथ हो, हमें इसको देख के स्टूडेंट जनरली आर वेरी स्केर्ड ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशंस. सो मेक इट श्योर कि जब भी आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन आता है, इससे हम डरे ना. इस डर को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए एंड ये प्रैक्टिस करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. नाउअडेज यू ऑल हैव स्मार्टफोन्स विथ यू. इसमें आप कोई अपने आप को किसी जैसे TOI ऐप है, NDTV ऐप है या कोई भी ब्लॉगिंग साइट, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके नोटिफिकेशंस आपके फोन पे आते रहते हैं. As soon as you tap that notification, that entire blog or that news appears on your screen. इसको भी अगर आप दिन भर में 4-5 न्यूज या नोटिफिकेशंस ऐसे खोल के ब्लॉग्स अगर आप पढ़ लेते हो, स्टिल यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स. अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता या कोई मैगजीन या नॉवेल या कोई बुक पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज रीड ऑनलाइन. Online reading will also help to develop your comprehensive skills. But this reading should be substantial. ये नहीं कि आपकी कोई बॉलीवुड की न्यूज है, हॉलीवुड की न्यूज, कोई गॉसिप मैगजीन पढ़ रहे हो. This will only help you to improve your reading skills, but not help you to develop your comprehensive skills. To develop your comprehensive skills, your reading should be substantial reading. कुछ अच्छा जिसमें कुछ मैटर हो वो रीड करिए. अपने इंटरेस्ट का पढ़ने से ही हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. एंड रीडिंग विल ऑलवेज हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ. एक तो आपको प्रेजेंट टाइम में अपडेटेड रहने में हेल्प करता है, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ाने में रीडिंग हेल्प करता है. एंड थ्रू आउट योर लाइफ रीडिंग हेल्प्स यू टू थिंक इन अ बेटर वे. आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स बढ़ाता है. So students, you need to read a lot. रीडिंग से आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स डेवलप हो रही है. एंड ऑलवेज टेक आउट सम टाइम कि जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचने में कि एक्चुअली ऑथर या राइटर ऑफ दैट टेक्स्ट व्हाट डज ही वांट टू कन्वे थ्रू द टेक्स्ट. जब भी हम कुछ कोई ऑथर या कोई राइटर कुछ लिखता है तो ही हैज सम बेसिक आइडिया इन हिज माइंड व्हिच ही इज दैट टेक्स्ट. सो जब भी अगर हम कुछ पढ़ते हैं, गिव सम टाइम कि इस पे हम सोचे कि एक्चुअली क्यों लिखा गया है.
दिस विल हेल्प टू डेवलप अवर क्रिटिकल थिंकिंग। एंड जैसे मैंने कहा, कॉम्प्रिहेंशन के जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते हैं उसके लिए जो टिप्स है वो आपने याद रखनी है। विल अगेन डू अ क्विक रिकैप। फर्स्ट थिंग इज कैरिंग अ वेरी गुड पेंसिल विथ यू, इट विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं। दूसरा, पैसेज को एट ए ग्लांस पढ़ना है। तीसरी स्टेप है क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है, जहां पे जरूरत है ऑप्शंस को भी एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, बट अगर जरूरत नहीं है तो लीव दैट ऑप्शन। देन come back to the passage. Now at this time read the passage very carefully. अच्छे से पैसेज को पढ़ो। try to retrieve the information which has been asked in the questions. जो क्वेश्चंस आपने पढ़े उनको ठीक से मेमोराइज करो, और जब आप पैसेज पे आते हो तो उनको ठीक से देखो कि अब पैसेज इतने ठीक से हमने पढ़ना है कि इसमें से अब इस टाइम हमने ढूंढना है जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए उनकी वो आंसर्स हमने इस टाइम, वो इंफॉर्मेशन हमने रिट्रीव करनी है पैसेज में से। पैसेज में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है बट सारी हमारे लिए उस वक्त जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही इंफॉर्मेशन हमने रिट्रीव करके वहां पे आंसर्स हमने मार्क करने हैं। Then read this passage carefully and now start attempting these questions. अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए don't develop this habit of again going back to the passage. इससे आपका टाइम बहुत खराब होगा एंड आपकी वो केयरफुल रीडिंग वाली हैबिट डेवलप नहीं होगी। आपने अब क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस ठीक से पढ़ते हुए यूज द ऑप्शन डिलीशन मेथड। ऑप्शन डिलीशन मेथड मतलब क्रिटिकली एनालाइज ऑल द ऑप्शंस विच इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। क्या ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि ऑप्शन सारे बहुत क्लोज होते हैं, हर एक स्टेटमेंट आपको ऐसे फर्स्ट रीडिंग पे लगेगा कि इसके बारे में भी कुछ पैसेज में दिया गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि जो स्टेटमेंट दी होती है वो सारी ही पैसेज में मेंशन्ड होती है, बट एक्चुअली हमने ढूंढना वही आंसर होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। वही ऑप्शन हमने पॉइंट आउट करना है जो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लोजेस्ट आंसर हमने ढूंढना है, क्लोजेस्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है। इसको भी सोचने के लिए वी नीड टू डेवलप अवर क्रिटिकल थिंकिंग। दिस विल आल्सो डेवलप ओनली थ्रू रीडिंग मोर एंड मोर। अब एक बार हमने जब आंसर्स मार्क कर लिए, उसके बाद जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में हमने ध्यान रखना है कि एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग्स यहाँ पे काम नहीं आएंगे, वही काम आएंगे जो एक्चुअली गोज विद द सेंस ऑफ द पैसेज। whenever you are attempting comprehension you have to leave your personal opinions and ideas and thoughts. हमने सिर्फ वही ठीक मानना है, उसी को ठीक समझना है जो ऑथर एक्सप्रेस करना चाहता है। Many a times you will feel कि जो ऑथर एक्सप्रेस करना है is not the way you feel, but let aside your thinking, your ideas, your opinions. वहां पे आपकी पर्सनल आइडियाज ऑप्शंस नहीं पूछे गए होते, आपके पर्सनल ओपिनियंस नहीं पूछे गए होते। जो भी पूछा गया होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज कीपिंग इन माइंड कि ऑथर ने अपने माइंड में क्या सोच के वो टेक्स्ट या पैसेज लिखा है, नॉट व्हाट यू थिंक पर्सनली। यहाँ पे हमेशा इन क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्या वो सोचते वो मार्क कर देते हैं, नहीं, आपने उस वक्त सिर्फ वही सोचना है जो ऑथर सोच रहा था ये पैसेज लिखते वक्त, एंड देन ओनली यू कैन mark the correct answers. So student, this was all about approaching a comprehension, how to develop your comprehensive skills and how to attempt a comprehension. कॉम्प्रिहेंशन से डरना छोड़ दीजिए, इसको इसी तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, यही ट्रिक्स यूज करिए एंड टेक इट फ्रॉम मी। जब भी आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करेंगे आपका बहुत अच्छा इसका आउटपुट होगा, बहुत अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे एंड इसके probably आपके आंसर्स most of the times would be correct. So this is how comprehension should be attempted or approached, ना डरते हुए। And if you are not used to reading, start reading now. Now is the time. अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे या एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं कर रहे थे, start reading from now onwards. This will help you in your life, also in your exams. Thank you friends. I hope this session was beneficial to you. Thank you so much.